श्री केतन जी भाई साहब माननीय सरकार वाले के सहायक हैं। मंच का परिचय आपके साथ में शेयर करता हूं। मेरे एकदम भाई और श्रीमान सुनील अम्बेडकर जी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, वैसव का केंद्र भाग्यनगर। अभी हमसे जो वार्ता करेंगे अपने श्रीमान दत्तात्रेय जी भोसले, अपने सर कारवा हैं, वैसव का केंद्र दिल्ली है, आपसे वार्ता करेंगे। माध्यम क्षेत्र के सभी बंधु भगिनी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और दीपावली के पूर्व हम यहाँ हैं, इसलिए आने वाली दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सबके जीवन में सुख शांति मंगल लाए, यही कामना करता हूं। ब्रजभूमि में संघ के कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं। वृंदावन में हमारे प्रतिनिधि सभा बैठक हुई थी, विभाग प्रचारक और ऊपर के कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन भी कुछ समय पूर्व वृंदावन में हुआ था। ऐसे ब्रजभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए बहुत ही एक सहयोग के और हजारों कार्यकर्ताओं के निर्माण करने वाले यह भूमि है। पिछले 4 दिन से पूजनीय सरसंघ चालक जी और अन्य कार्यकर्ता, अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी पदाधिकारी हम यहाँ हैं। 2 दिन अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के एक हमारे प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं कुछ वर्ष के अंतराल में। इस वर्ष हमने सोचा इस बैठक के साथ ऐसे एक प्रशिक्षण वर्ग के हमने किया। संघ में हर स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होने की पद्धति परंपरा है। शाखा में आने वाले एक सामान्य विद्यार्थी स्वयंसेवक से लेकर संघ के हर जो समूह है, जिले के कार्यकर्ता है, प्रांत के हैं, प्रचारक हैं, गृहस्थी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे सब प्रकार के कार्यकर्ताओं के लिए भिन्न भिन्न अंतराल में, समय के अंतराल में हम प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। क्योंकि संघ की एक पद्धति है व्यक्ति निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण, तो इसलिए यह पद्धति जारी है। अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। जो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। संघ ऐसे एक कार्यकर्ता निर्माण के निरंतर प्रक्रिया जारी रखी। तो उसी सिलसिले में 2 दिन ऐसे प्रशिक्षण वर्ग अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए भी हुआ। उसमें हम संघ के वैचारिक अधिष्ठान तो सब ये जानते ही हैं, वर्तमान संदर्भ में कार्य क्या क्या कैसे करना है, नए नए आयाम जुड़े हैं, हमारे मूल विचार के मूल अधिष्ठान के जो संगठन की पद्धतियां हैं उसको बरकरार रखें। नए लोग समाज से संघ में अलग अलग आयामों में जुड़ते जाते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के भी जुड़ते हैं। तो इसलिए जो नए जुड़ते हैं उनके साथ संघ के विचार को कैसे संप्रेषित करना चाहिए, ये सारे हम वर्ग में प्रयत्न किए, चर्चा किए। कल और आज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई, इसमें कई विषयों की हमने चर्चा की। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि ब्रजभूमि में आए हैं तो आतिथ्य कम नहीं होता, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के भी स्नेह रहता है। समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहते हैं। संघ तो ऐसे सभी कार्यक्रम को अपने स्वावलंबी ढंग से करता है, थोड़ा सादगी रहे, ऐसे हमारा आग्रह रहता है। इसे यहाँ के कार्यकर्ताओं को हमको कहना पड़ा, थोड़ा मिठाई वगैरह कम प्रकार रखिए,
ज्यादा खिलाने पिलाने की आदत सब देश भर में रहता है, ब्रज में ज्यादा भी रहता है। तो हमने इसलिए थोड़ा सा सादा भोजन के आग्रह पहले दिन से किया है। फिर भी इन लोगों ने अपने आदत में थोड़ा थोड़ा बदल कर संघ की पद्धति से करने का प्रयत्न जरूर किया है। तो यहाँ हमने परसों यहाँ के प्रसिद्ध रास जो होता है उसके भी आनंद पूरे देश के लोग लिए। तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल से भी लोग आए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश से भी आए हैं और देश भर के हर प्रांत के लोग आए हैं। तो उनको ब्रजभूमि के सांस्कृतिक जो विधा है अपने, उसके भी एक आनंद लेने का अवसर मिला। तो ऐसे वातावरण में हमारी बैठक आज शाम को संपन्न हो जाएगी। सामान्यतः इस कार्यकारी मंडल में हम जो पिछले मार्च प्रतिनिधि सभा के बाद के जो समीक्षा होती है उसको करते हैं। संगठन के जो विस्तार हुआ है उसमें इस वर्ष संघ शताब्दी वर्ष में पदार्पण किया है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में संघ प्रवेश किया है। तो इसलिए अगले विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरे होने का देश भर में जो भी कार्यक्रम मनाना है उसका हम सोच रहे हैं। अभी कार्य विस्तार के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से हमारा आग्रह था और कार्यकर्ता अपने जीवन में समाज परिवर्तन के लिए स्वयं की तैयारी करना है। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने घर, परिवार, मोहल्ले में ऐसे पंच परिवर्तनों के बारे में जो विजयदशमी के उद्बोधन में भी जिन्हें सरसंघ चालक जी ने उल्लेख किया है, उन 5 विषयों को कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों के संदर्भ में कार्यकर्ता स्वयं अपने शाखा में, अपने परिवार में इन विषयों को लाने की आदत बढ़ाए, स्वभाव बढ़ाए, क्योंकि समाज परिवर्तन करने वाले लोग उपदेश करने से नहीं होता, स्वयं के आचरण से करना पड़ता है। तो इसलिए स्वयं आचरण करें, केवल स्वयंसेवक अकेले करने से नहीं, उनके परिवार करें, आसपास में करें, तो शाखा के स्तर पर करें, तो हम समाज को कहने के लिए नैतिक अधिकार मिलेगा। तो इस दृष्टि से हमने इस वर्ष उसका आग्रह किया है। कार्य के विस्तार की दृष्टि से भी इस वर्ष हमने जब देखा, अभी पूरे देश में संघ की शाखा पिछले वर्ष से 3626 स्थानों पर हमारी शाखाएं बढ़ गई हैं। अभी कुल संघ के स्थान जो है 45,411 स्थानों पर 72,354 72,354 संघ की शाखाएं चल रही हैं। शाखाओं की दृष्टि से 6,645 शाखाएं इस वर्ष में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ये सब नित्य शाखा है। सुबह, शाम को या अतिसायक अथवा रात्रि, दिन में 4 समयों में किसी समय में शाखा लगती है। प्रातःकाल, सायंकाल, थोड़ा सा अति सायंकाल अथवा रात्रि। कई जगहों पर मजदूरों के, होटल के कार्य काम करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में किसान हमारे रात्रि शाखा में आते हैं। रात को 8:30 बजे, 9 बजे से 1 घंटे, ऐसे हमारे संघ की शाखाएं 4 समयों में चलती है। अधिकतर प्रभात शाखाएं और सायं शाखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक मिलन हम करते हैं। सब जगह पर प्रतिदिन की शाखा नहीं होती, सप्ताह में 1 बार आते हैं। तो ऐसे हैं कई प्रकार के कार्य करने वाले अथवा विद्यार्थी। तो ऐसे लोगों के साप्ताहिक मिलन इस वर्ष 29,084 ये मिलन की संख्या है। यह इसमें भी वृद्धि हो गई। 3,147 पिछले वर्ष से वृद्धि है। जहां शाखा नहीं लगती है वहां समाज के लोगों को जोड़कर कुछ संस्कार के, परिवर्तन के कुछ बातें सकारात्मक दृष्टि से गांव इकट्ठे रहे, मोहल्ले, बस्ती में, विशेष करके गांव में हम आपस में भाईचारा रखें, घर में संस्कार हैं, नई पीढ़ी को घर के
समाज अपने हिंदू संस्कृति को सिखाएं, मंदिर के, तालाब के, गांव के किसी न किसी दृष्टि से समसामूहिक दृष्टि से कार्य करें, ऐसे कुछ विचार को लेते हैं। वो संघ की शाखा नहीं होती, वहां संघ के प्रार्थना, भगवत ध्वज लगाना भले ही नहीं होता, लेकिन ऐसे स्थानों पर हम समाज को तो पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसको हम संघ मंडली कहते हैं। वो मासिक होते हैं, महीने में एक बार होते हैं। ऐसे 11,382 स्थानों पर हम मंडली चलाते हैं। इसमें भी 750 वृद्धि हुई है। तो कहने का तात्पर्य है नित्य शाखा, साप्ताहिक मिलन और मासिक, ये सब मिलकर अभी 1,01,438 1,01,438 इकाई बनती है। तो यह शताब्दी वर्ष की दृष्टि से हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है। हम 1,00,000 स्थानों पर जाने के विचार पिछले वर्ष सोचे भी थे, हम लगभग उसको पहुंचे हैं, उतनी इकाई हो गई हैं। फिर भी अभी कुछ पूर्ण खंड, पूर्ण जिले होने का बाकी है। इस वर्ष हम पूरा मार्च प्रतिनिधि सभा में हमारे आने वाले जो 4 महीने हैं, इसमें कार्य विस्तार के लिए अभी भी हम जो लक्ष्य रखे हैं, टारगेट रखे हैं, वो मार्च में प्रतिनिधि सभा बैठक होगी बेंगलुरु में। तब तक हम इसमें और वृद्धि करेंगे। यह इस बैठक में प्रांत के लोगों ने जो प्रयत्न विचार किया है, इसके बारे में मैंने कहा, उसकी हमने चर्चा की, विश्लेषण किए। आने वाले दिनों में इसको कैसे इससे आगे बढ़ने के एक लक्ष्य भी हम लेकर चले हैं। वो फरवरी अंत तक हमारे पास होता है। मार्च के प्रतिनिधि सभा में हम उसको देखेंगे। तो ऐसे इस वर्ष के कार्य विस्तार हुआ है। केवल कार्य विस्तार नहीं है, क्वांटिटी डेवलपमेंट नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं के गुणात्मकता के भी बहुत आयाम है, उसको विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगा। शाखा के शारीरिक कार्यक्रम है, सेवा कार्यक्रम है, बौद्धिक दृष्टि से कार्यक्रम है, स्वयं सेवकों के गुण व्यवहार हैं। ऐसे कई प्रकार के क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी हमारे एक आग्रह रहता है। उसका भी हमने इसमें यहाँ चर्चा की है। दूसरा एक मुख्य विषय, समाज के किसी भी कष्ट में, संकट में स्वयंसेवक तुरंत दौड़ता है। अच्छी बात है। आजकल समाज में बहुत सारे लोग और संस्थाएं भी, जब नए प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। स्वयंसेवक तो सदा इस विषय में जागरूक रहता है। पिछले दिनों में 4 ऐसे प्रमुख चीजों को मैं आपके सम्मुख केवल शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में। 25,000 परिवारों तक सहायता करने के कार्य स्वयंसेवकों ने किया। किसी को जान बचाना है, कहीं किसी के मकान को या कहीं आहार पहुंचाना है, ऐसे फूड पैकेट पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाना है, ऐसे 25,000 परिवारों तक सहायता की। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड केरल में लैंडस्लाइड हुआ जुलाई में। लैंडस्लाइड होने के अनुभव यहाँ के लोगों को शायद नहीं है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा। जो पहाड़ रहता है वो एकदम बारिश के दिनों में पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, पहाड़ के, तो गांव के गांव उसमें धंस जाते हैं। वायनाड में हुआ इस बार। तुरंत 1,000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना, ये सब किए। वहां मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे। सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1,000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहां किए। वो पहाड़ के क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये कार्य जो किया, मुस्लिम बंधुओं के जिनके मृत्यु हो गई थी, मुस्लिम परिवार से
उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पद्धति के अनुसार करने के, उनको जो जिनको करना था ऐसे लोगों की सहायता की, करना तो उनको ही था क्योंकि वहाँ पद्धति ऐसे रहती है। हिंदू परिवारों के 66 मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ आई, 81 बस्ती में भोजन पैकेट, पेयजल, दवा ऐसे करने का कार्य किया। सोमनाथ, जामनगर तथा द्वारका में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुए, उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के सेवा कार्य किया। तो ऐसे इन सारे विषयों को यहाँ हमने विचार किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एक अत्यंत कुशल शासक, आजकल गुड गवर्नेंस की बात बहुत होती है। 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर केंद्र से मालवा में, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास उनकी राजधानी थी, उन्होंने जो कार्य किया वह अद्भुत है। उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म श्रद्धा, धर्म केंद्रों की रक्षा, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और कृषि व्यवसाय के लिए समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता और ग्राम के पुनरुद्धार और कई जगह पर उन्होंने जो कार्य किया है, कुशल एक प्रशासक के नाते उनके परिचय कई लोगों के पीछे नहीं है। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार काशी में भी किया, दक्षिण में गोकर्ण में भी किया, दूर दूर स्थानों तक उनके नाम है, लेकिन कुशल शासक भी। उस दृष्टि से उनके 300 वर्ष के कार्यक्रम को, अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं लगभग 1300 कार्यक्रम हुए, लगभग 2 लाख लोग, 1,96,000 लोग उसमें सहभागी हुए हैं। एक संदेश इससे देना चाहते हैं। रानी अहिल्याबाई के लोकमाता पुण्य श्लोका करके उनके प्रसिद्धि हैं। अपने देश में 300 साल पहले भी एक महिला प्रशासक जिस प्रकार जनता के लिए कार्य करना और स्टेट पावर, राज्य की शक्ति जनता के हर आयाम को कैसे छू सकता है, और आज भी 300 साल के बाद भी वहां के त्योहार, बिहार में अभी अभी एक घटना हुई, वहां जो लोग राजस्थान से 300 साल पहले कुछ परिवारों को वहां ले गई रानी, आज भी वो याद करते हैं। हमको यहाँ मंदिर बनाने के लिए लाए, उनको बसाया, उनके रक्षा की व्यवस्था की, आज भी वहां के लोग याद करते हैं, हम उस परिवार के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय दृष्टि रखकर केवल मेरे राज्य के चिंता ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। ये एक संदेश इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं। भारत के एक लोकप्रिय प्रशासक के क्या उदाहरण हो सकता है। राम राज्य के कृषि युग के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उस प्रकार के करने का 300 साल पहले उन्होंने जो किया वो एक प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है उसको हम पंच परिवर्तन के आग्रह को करेंगे, और विजयदशमी उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई विषयों को स्पर्श किया था, कुछ विषयों को समाज के सामने लाया, देश के अंदर के चुनौतियों के संदर्भ में। तो हमने एक सत्र में यहाँ चर्चा भी की है। वर्तमान परिस्थिति में समाज को भी अपनी दृष्टि से एकता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शासन प्रशासन जो करेंगे उसके लिए भी योग्य रूप से वहाँ विषय पहुँचाना चाहिए। अब ड्रग्स लेते हैं नौजवान, ड्रग्स आने के रोकना शासन के काम है, लेकिन नौजवान उसके प्रति आकर्षित न हो, उसके शिकार न बने, ये घर घर के संस्कार भी होना चाहिए। समाज में भी उसके लिए एक वातावरण बनना चाहिए। तो इसलिए संस्कार देने का काम संघ जैसे सामाजिक अभियान का है, तो इसको हम आग्रह पूर्वक करते हैं। ऐसे समाज में समरसता लाना सामाजिक कार्य है। जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए प्रावधान करके उनके लिए
शिक्षा के, नौकरी की गारंटी करना ये शासन का काम है। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ चलने पड़ते हैं। शासन भी संवेदनशील होकर एक कानून व्यवस्था करे, लेकिन केवल कानून व्यवस्था से पूरा नहीं होता है। एक भाईचारा, एक संवेदना, समरसता के, हार्मनी के, ये जो भाव चाहिए वह पैदा कौन करें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह इस पर है। तो इसलिए वो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन समाज के अंदर ये होने के बाद भी आपस में हम एक समाज के हैं, ऐसे आचरण व्यवहार, इस प्रकार के समरसता के ये करने के प्रयत्न संघ करता है। और टेक्नोलॉजी तो अच्छे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस बच्चों को हाथ में आ गए हैं। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं आ रहा है, उसमें और भी बातें आती हैं। मन को संचालित करने वाले, कुसंस्कार बढ़ाने वाले भी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए और समाज के संस्कार से भी बच्चों को इससे बचाना चाहिए। ये संघ ने कहा है अपने इसमें। हमने इन सारे सामाजिक परिस्थिति के, और कई जगह पर धर्मांतरण होते हैं, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय में हमले, आक्रमण हुए, तो हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से इन विषयों के बारे में अपने रक्षा भी करनी चाहिए और समाज स्वाभिमान से, पुरुषार्थ से संगठित होकर रहना भी चाहिए। अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो इसलिए विश्व शांति के कार्य करना है तो अपने मोहल्ले शांति रहनी चाहिए। लोक कल्याण के काम करना है तो हमारे आसपास के कल्याण के, मंगल के कार्य में लगना चाहिए। तो संघ ऐसे कार्य में लगा हुआ है। इस कार्यकारी मंडल के बैठक में कुल 393 लोग अपेक्षित थे। 7 लोग स्वास्थ्य अन्य कारण से नहीं आ सके। 386 अपने बंधु यहाँ आए हैं। तो समाज के सब प्रकार के लोग संघ में हैं। हिंदू समाज के सभी वर्ग के लोग संघ के इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी वर्ग में हैं। तो ऐसे एक समाज के प्रातिनिधिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, इन विषयों की चर्चा हमने की है। आने वाले दिनों में इन विषयों को अमल में लाने के लिए कार्य के विस्तार, गुणवत्ता, परिवर्तन, समाज के अंदर सब प्रकार के जो चुनौती हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए समाज के सिद्धता, सन्नद्धता, यह हमने विचार किया है। आने वाले 4-5 महीने जो प्रतिनिधि सभा तक हमने कुछ कार्य के दिशा तय किए हैं। प्रतिनिधि सभा में फिर हम मिलने वाले हैं। आगे के कार्यक्रम के बारे में वहाँ तय करेंगे। आप सभी लोग अपने इस आयोजन के लिए सब प्रकार के सहयोग आपने दिया है माध्यम क्षेत्र में, इसलिए मैं हृदय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। आपको कुछ पूछना है तो। सर मैं इधर सर मैं शैलेंद्र मिश्र हूँ BD न्यूज से। सर 2 मुद्दों पर बहुत चर्चा हो रही थी जब ये बैठक शुरू हुई थी। विजयदशमी पर सत्यानंद जी ने जो कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म से जो बाल मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? और जब हाल ही में जब बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें जब आई थी और समाज को संगठित करने की बात कही गई थी, तो उसको लेकर आपने कहा कि सरकार जो संवेदनशील है वो तो अपनी भूमिका निभाती है, समाज को भी भूमिका निभानी चाहिए। तो उसका थोड़ा सा विस्तार से बताएं क्या चर्चा? विस्तार से 2 बिंदु हैं। एक OTT या इस प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के, नियमन के आवश्यकता है। किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है, तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है। तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या अन्य टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम, बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है। तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के, रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा,
रेगुलेशन कहूँगा, दोनों में अंतर है। तो इसलिए एक रेगुलेशन की आवश्यकता है, वो समाज के हित के दृष्टि से रेगुलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करना वगैरह डिटेल्स की बात है, वो कोई सरकार संबंधित लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें एक समिति वगैरह बने, देखें। और समाज के दृष्टि से भी कार्य जो मैंने बताया, हम समाज के हमारे कुटुंब प्रबोधन संघ के जागरण कार्य के दृष्टि से हम कहते हैं, देखिए मंदिर की समिति है, समाज में बिरादरी की संस्थाएं हैं, हर समुदाय के अपने अपने एक रचना है, वहाँ हम सम्मेलन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की योजना बनाते हैं। समाज के हर समुदाय को, हर वर्ग को ये भी सोचना चाहिए हमारे अगली पीढ़ी के जीवन अच्छे रहें, उनके संस्कार ठीक रहें, उनके अंदर विकार ना आए, मानसिक विकार, कामोत्तेजक विकार, ड्रग्स लेने के स्वभाव, ये नहीं आना है। तो घर परिवार में भी सामाजिक धार्मिक नेतृत्व भी इस विषय में आग्रह पूर्वक अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए। हम संघ से ये दोनों चाहते हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। भारत से विभाजन हो गया 47 में, 71 से वो अलग देश भी बने पाकिस्तान से होकर, उसमें भी भारत की भूमिका रही। तो इसलिए हमारा कहना है कि वहां शक्तिपीठ है, हमारी स्वतंत्रता के, भारत के हिंदू राष्ट्र के इतिहास में उस हिस्से के एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में हिंदू समाज के प्रतिनिधिक संगठन, संघ ने तो कहा ही है, विश्व हिंदू परिषद और आचार्य सभा, बहुत सारे भारत के हिंदू संगठनों ने, नेपाल में भी इन्होंने आवाज उठाए, यूरोप और अमेरिका में भी आवाज उठाए, जगह जगह पर इस प्रकार करने में संघ के स्वयंसेवकों ने एक भूमिका भी निभाई। हमने ये सब हुआ है। और वहाँ हिंदू समाज के लोग पिछले 10-20 वर्षों में वहाँ के सामान्य हिंदू समाज जो है, जिनके अभावग्रस्त है, उनके बीच सेवा कार्य वगैरह करने के लिए हिंदू स्वयंसेवक संघ के वहाँ के लोग भी प्रयत्न करते हैं। वो भी एक दृष्टि से हम उस संदर्भ में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये हिंदू समाज के एक कार्य है। कहीं किसी कोने में दुनिया में कहीं भी हिंदू के लिए कुछ कष्ट होता है तो वो भारत की तरफ ही देखेंगे, स्वाभाविक है। तो इसलिए भारत की भूमिका होती है। संघ ने उसको आग्रह पूर्वक कहा भी है, किया भी है। सर, मेरा नाम पवन मगम, दैनिक भास्कर से। तो आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले को अभी आप सुन रहे थे, जो कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से बता रहे थे कि मथुरा में जिस तरह की बैठक हुई है उसमें किन बिंदुओं पर विचार किया गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों में संस्कार डाले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आरएसएस की शाखाओं का विस्तार हो रहा है और इन शाखाओं में कितने कार्यकर्ताओं को गढ़ा जा रहा है, न केवल उनको संख्या बल के आधार पर बल्कि उनके गुणों को भी किस तरह से संवारा जा रहा है। अन्य कई सारे बिंदुओं को लेकर के वो साफ तौर पर पत्रकार वार्ता में अपनी बात रख रहे थे। इसके साथ ही फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन
गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगढ़ से वसंतपुर के और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने आज अपने मुखपत्र सामना में दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। धुले शहर से अनिल गोटे चोपड़ा, एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और कई लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने अपने एक और फैसले पर यू टर्न लिया है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश में 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली चल रहे पदों को खत्म करने के फैसले पर सफाई दी है। सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सरकार खाली पदों की जगह जरूरत के हिसाब से नई नौकरियां भी सृजित करेगी और जल्द ही नए पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस नई अधिसूचना में कहा गया है कि 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली चल रहे पदों को खत्म करते हुए नए पदों को लेकर भी सरकार जल्द विज्ञापन जारी करेगी। साथ ही सभी विभागों को ये कहा गया है कि अपने अपने विभाग में जरूरत के हिसाब से नए पद विज्ञापित करने के लिए वित्त विभाग को रिक्वायरमेंट भेजी जाए और सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करेगी। ऐसे में सुक्खू सरकार के एक और फैसले पर सवाल उठने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने अपने कई फैसलों को लेकर यू टर्न लिया है और सवाल उठने के बाद फैसले वापस लिए गए, जिसकी वजह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल उठे हैं। नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को खत्म कर दिया गया है। 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। इधर हिमाचल के कांग्रेस सरकार के यू टर्न से पहले भाजपा नेता अमित मालवीय ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने का आदेश जारी किया है। इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। चुनाव में वादा था सरकारी नौकरी देने का, सरकार बनते ही नौकरियां खत्म की जा रही हैं। कांग्रेस सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश के लिए डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी और सपा ने अपनी ताकत झोंक दी है। कल नामांकन के आखिरी दिन 78 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कुल 149 प्रत्याशी मैदान में है। मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम 6 पर्चे भरे गए। मुरादाबाद में कुंदरकी सीट पर 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। गाजियाबाद सीट पर 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैनपुर की करहल विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 11 प्रत्याशी और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अंबेडकर नगर की
कटेहरी सीट पर 14 प्रत्याशी, मिर्जापुर की मझुआ सीट पर 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐप बनाए, जिनसे लोगों को बहुत मदद मिल रही है। आईआईटी भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी आईआईटी भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए आईआईटी भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल रमेन डेका ने गायत्री नगर रामपुर स्थित महाप्रभु की जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों सहित देशवासियों की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों में बढ़े आगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के सभी ढांचे को भंग कर दिया है। अब पार्टी के नए पदाधिकारियों का चयन वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। राज्य की कुल 90 सीटों में से महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को मात्र 3 ही सीटें मिली थी। उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली में 2 दिन तक तनावपूर्ण स्थिति के बाद आज बाजार खुल गए हैं। रात भर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। आज मुख्य बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गुरुवार रात को ही डीएम ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी थी। इस मामले में अब तक 8 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले की बदलती डेमोग्राफी और अवैध मस्जिदों के विरोध में धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने 4 नवंबर को महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। कई जगहों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 364 पर पहुंच गया। वहीं इंडिया गेट के आसपास AQI 237 है, जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण से बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है।
इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किए। सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। और इधर आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 3 प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक में कुछ जगहों पर सीमित नुकसान की बात मानी है। ये हमले 3 चरणों में किए गए। इजराइल ने बताया कि एयर स्ट्राइक कर विमानों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। साथ ही कहा है कि हमें हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। एहतियात के तौर पर ईरान ने सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी थी, लेकिन अब उसने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। उधर इराक में अगले आदेश तक उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। इजराइल ने सीरिया पर भी हवाई हमला किया था। हालांकि इस हमले की अमेरिका को पहले से जानकारी थी। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान पर हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। इधर फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदान जारी है। इसके साथ ही मतदाता कई संघीय, राज्य और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी मतदान कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता शुभेंदु घोष ने पोम्पाना बीच सिटी में कमिश्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार साजन कुरियन से खास बातचीत की। के राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग है, अर्ली वोटिंग है, वो जारी है। इस समय प्रेसिडेंशियल पोजीशन के अलावा काफी फेडरल, स्टेट और लोकल बॉडीज के लिए भी यहाँ इलेक्शंस जारी हैं। मेरे साथ एक इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट हैं, साजन कुरियन, जो पोम्पानो बीच कमिश्नर की पोजीशन के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। साजन, सबसे पहले अपने इंडियन अमेरिकन रूट्स के बारे में थोड़ा बताइएगा हमें, और ये पोजीशन जिसके लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम साजन है। अभी यहाँ सिटी कमिश्नर की चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ मैं। अभी राइट नाउ देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटी कमीशन एंड द पीपल। सो यहाँ के एक नॉन पार्टिसन सीट में मैं लड़ रहा हूँ। तो हमारे पारंपरिक में मेरा फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। आई वाज बोर्न इन गोवा, ग्रो अप इन मुंबई। पेरेंट्स आर फ्रॉम डाउन साउथ, फ्रॉम केरला। सो आई थॉट ये है एक मौका है हमारे आम जनता के लिए, हमारे अमेरिकन जनताओं के लिए, हमारे इंडियन हेरिटेज को रिप्रेजेंट करे, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। जी साजन, थोड़ा बताइएगा क्या मायने हैं एक इंडियन अमेरिकन होने के नाते यहाँ चुनाव लड़ना? इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी काफी प्रभुत्व है, लेकिन सिविक और पॉलिटिकल लाइफ में हम उन्हें उतना नहीं देखते। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा है? हम यहाँ के AAPI बोलते हैं, एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर। मैं काफी सालों से I have been here in the United States since 1991, November. And काफ़ी मुश्किल है हमारे लोग के लिए आगे बढ़ना, लेकिन जारी रहना ही है, क्योंकि we have to have a representation from our end. And like what we see around even this presidential election also reflects that. So it will be a huge difference for और हमारे इंडियन कम्युनिटी नहीं तो एशियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। डीडी न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। साजन कुरियन, इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट, यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं। बता रहे थे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, मायामी। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हलचल के बीच डीडी न्यूज की टीम फ्लोरिडा के टाउन डेवी पहुंची। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1 दशक पहले किया था। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज करते हुए डीडी न्यूज की टीम पहुंची है टाउन डेवी, फ्लोरिडा में। इस शहर में काफी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यहाँ हमने एक महात्मा गांधी की प्रतिमा देखी, करीब 7 फुट लंबी ये प्रतिमा। इसका इनॉग्रेशन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये प्रतिमा आज यहाँ की कम्युनिटी और जीवन का एक अभिन्न अंग है। गांधी जी की जो प्रतिमा है, स्टैचू है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द कम्युनिटी? इट होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर अस, स्पेशली फॉर द इंडियन कम्युनिटी। जब भी हम गांधी जी की स्मारक पर जाते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि जो उन्होंने भारत देश के लिए संघर्ष किया है, उसके हम बहुत आभारी हैं। और जो यहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी है, अमेरिकन पीपल, दे वैल्यू गांधी जी मोर देन वी इंडियंस डू।
जब वो गांधी के जी के बारे में बोलते हैं उनको जैसे it is all non-violence. The whole world is in a mess right now. When there's peace is needed and all this, then what non-violence is the thing key to success. So गांधी जी के जब भी कुछ होता है गांधी जी को याद करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा पीस हो जाए। गांधी जी की प्रतिमा के क्या मायने हैं आपकी कम्युनिटी के लिए? गांधी जी का स्टैचू देखकर ये है कि हमारे देश का इस देश में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। लोकल्स बताते हैं कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उनका मानना है कि महात्मा गांधी की ये प्रतिमा उन्हें गांधी जी के संस्कार और विचारों की याद हमेशा दिलाता रहेगा। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, देवी। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के कितने ही वादे करे, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंदुओं के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों ने चटगांव के लाल दीघी मैदान में विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदुओं ने अल्पसंख्यक समुदायों पर होने वाले हमलों से कानूनी सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सनातनी समुदाय हो रहे अत्याचार के बीच बांग्लादेश के चटगांव शहर के ऐतिहासिक लाल दीघी में हिंदू इकट्ठा हुए। सीमा पार अपने सनातनी बहनों और भाइयों के साथ संकट की इस घड़ी में आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल दुनिया भर का पूरा सनातनी समाज आपके साथ है। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो प्रदेश भर में बिजली बंद करके कर्मचारी ब्लैकआउट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं हिमाचल प्रदेश की इस रिपोर्ट के साथ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश आने वाले दिनों में ब्लैकआउट का शिकार हो सकती है। प्रदेश भर में जल्द ही अंधेरा छा सकता है, क्योंकि प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 28 अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और फिर बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में ब्लैकआउट कर देंगे। हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड के 51 पद हाल ही में खत्म करने का फैसला लिया है। आउटसोर्स पर लगे 81 चालकों की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का तर्क है कि बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा है कि ओपीएस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन संसाधन जुटाने में अभी वक्त लगेगा। यानी सरकार ओपीएस के अपने खुद के वादे को पूरा करने के लिए ही अब कर्मचारियों के पद खत्म करने के रास्ते अपना रही है और खुद ये मान भी रही है। यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहाँ से मोबिलाइज करने, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए, तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इधर कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार पदों को खत्म करने के फैसले को वापस नहीं लेती और ओपीएस को बिजली बोर्ड में लागू नहीं करती तो कर्मचारी इसे लेकर सरकार की खिलाफत करेंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में ओपीएस को पूरी तरह से लागू करने का ऐलान किया था। सत्ता में आने के बाद बिजली बोर्ड में अब तक ओपीएस को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली बोर्ड को ही खत्म करने की साजिश रच रही है। कर्मचारियों के मुताबिक बिजली बोर्ड का पूरी तरह निजीकरण करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 28 अक्टूबर को इसे लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों को ब्लैकआउट करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सही भाषा में बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश आया। और कल और आज जो आपने देख रहे हैं मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका आक्रोश था, तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीजें अगर अनबंडलिंग होगी, बिजली बोर्ड को अगर ट्राइफिकेट हो गया, तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तब सारा तहस-नहस हो गया। कर्मचारियों के जॉइंट फ्रंट का कहना है कि सरकार द्वारा बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को 3 हिस्सों में ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटकर इसका निजीकरण करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। और इधर दिवाली से पहले जयपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से 2 टर्मिनल ऑपरेशनल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 अक्टूबर को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे, जो 27 तारीख से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऑपरेशनल होगा।
मौजूद वक्त में काम आ रहा टर्मिनल 2 फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को कैटर कर रहा है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय, जहां प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रमुख मुद्दे कुछ उठाए थे, जिसमें बड़ी प्रमुखता से जो भ्रष्टाचार क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं और उन्हें गांधी परिवार का संरक्षण प्राप्त है, पहला वो था। दूसरा, वो हलफनामा कम था, भ्रष्टाचार का कबूलनामा ज्यादा था गांधी परिवार का। उसके साथ ही किस तरह से दलित समाज से जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनका अपमान किया गया, यह मुद्दा हमने उठाया था बड़ी प्रखरता से। और वंशवाद टपक रहा था जब यह हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया, हमने इसको भी इंगित किया था। उसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता ये करी जा रही है। और ये इसलिए की जा रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भारत का संविधान कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, हर प्रत्याशी और हर नागरिक पे लागू है। ऐसा क्यों है? ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार समझता है कानून से ऊपर है। और चुनौती देकर हम दोनों यहां बैठे हैं, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। और अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी वाड्रा में, सोनिया गांधी जी में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में, तो जो विधिक बिंदु, जो धोखा और फरेब भारत की जनता के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने किया है, उसको हम उजागर करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले यह बताना अनिवार्य है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर आया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, उसको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री, और दूसरा जो तीसरा बिंदु है इसमें, दी असेट्स, इमूवेबल, मूवेबल बैंक बैलेंस ऑफ अ कैंडिडेट एंड ऑफ हिज हर स्पाउस एंड दैट ऑफ डिपेंडेंट्स। ये जो वाक्य मैंने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है, असेट्स। पहली बात नोट करिए, असेट्स अपने भी और अपने जीवन साथी और प्रियंका गांधी वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो के और डिपेंडेंट जो है उनके, ये स्पष्ट हो गया। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक और जजमेंट है। देखिए, वोटर और नागरिक का हक, अधिकार, वही राहुल गांधी जो संविधान को ऐसे उठा के घूमते हाथ में दिखाते हैं, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं करते कि अंदर क्या लिखा है। उन्हीं राहुल गांधी जी से आज ये सवाल है। ये है जनता का अधिकार, हर एक नागरिक का अधिकार, वोटर का अधिकार। और ये लाइन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक और है, उससे पढ़ रहा हूं। The voter has the elementary right to know full particulars of a candidate who is to represent him in parliament/assemblies, and such right to get information is universally recognized. ये अधिकार है। और ये कहां से आता है? अनुच्छेद 19(1)(a, आर्टिकल 19(1)(a of the Indian Constitution. Though Rahul Gandhi has been reading the Italian Constitution, this is about the Indian Constitution. तो दो बातें मैंने आपको बताई, क्या बताना अनिवार्य है। दूसरा अधिकार है ये जनता का, जो जानना चाहती है कि उसका जो प्रत्याशी है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है,
उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जनता ले सके। मैंने हलफनामा देखा है, ये मेरे हाथ में है, प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब मैं इसमें ढूंढता रहा किसी भी जिज्ञासु नागरिक की तरह। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हमारा हक है हम नागरिकों की आवाज बने। तो एक घोटाला नेशनल हेराल्ड केस का, जिसमें AJL कंपनी और यंग इंडिया कंपनी का बात होती है, किस तरह से उसका कंट्रोल गांधी परिवार ने लिया था। अब ये मेरे हाथ में जो है, ये पहला प्रमाण है किस तरह से देयर इज अ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई जरूरी तथ्य छुपाए हैं जो अनिवार्य है बताना, ये नॉन डिस्क्लोजर जो किया इन्होंने, ये IT-80 का पब्लिक डोमेन में है। ये पब्लिक डोमेन में ये जजमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। असेसमेंट ईयर ऑफ 2011 एंड 12, ऑर्डर डेटेड है, डेट ऑफ ऑर्डर 31 ऑफ मार्च 2022। इसका एक पेज 53 है, लंबा ऑर्डर है लेकिन पेज 53 रेलेवेंट है। ये देखिए, इसमें ये लिखा है, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग 100% शेयर ऑफ द AJL बाय द यंग इंडिया एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड देयर रिलेटिव लाइक श्री राहुल गांधी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्कोर, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा have purchased additional 47,513 shares and 2,62,411. This number relates to Priyanka Gandhi Vadra. Shares through Ratan Deep Trust and Janhit Nidhi Trust respectively. अगर प्रियंका गांधी वाड्रा किसी ट्रस्ट के माध्यम से भी 2,62,411 शेयर्स होल्ड करती हैं, आपने इस एफिडेविट में जो मेरे समक्ष है क्यों नहीं ये बताया है कि ट्रस्ट के ही माध्यम से असेट तो है, इट इज एन असेट। मैंने वो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की पढ़ी, असेट होगा तो आपको बताना होगा। ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं, और ये आपके पास होना इसलिए चाहिए था कि ये यंग इंडिया का असेसमेंट ईयर 2011-12 का ऑर्डर है। अगर आप शेयर होल्ड करती हैं तो आपने क्यों नहीं ये बताया? सो दिस अमाउंट्स टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स। एंड ये क्यों किया है? इसका एक राजनीतिक पहलू है। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। और अगर वो कहती हैं कि जो जानकारी हम इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, तो उनको यह अधिकार है कि वो एक प्रेस वार्ता करके इस बिंदु पे उत्तर दें और जनता को बताएं, क्योंकि ये जनता पूछ रही है। दूसरी बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा कि जो आपके स्पाउस होंगे, पतिदेव होंगे, इस केस में क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा लूट खसोट करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए, किसानों की जमीन हड़पने के लिए वो जाने जाते हैं। तो मैं एक और बात कहूंगा, देखिए, और ये मैं मार्क करके लाया हूं जिससे कि आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसको पुरजोर तरीके से उठाएं और पूछें।
डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर है, स्पाउस का कॉलम है ये पूरा, उसमें लिखा है पर्सनल लोन्स एडवांस गिवन टू एनी पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग फर्म, कंपनी, ट्रस्ट एक्सेट्रा एंड अदर रिसीवेबल्स फ्रॉम डेटर्स एंड द अमाउंट और बैलेंस इन LLP as partner as on 30th of September 2024. रॉबर्ट वाड्रा, 3 कंपनी का नाम ये लिखते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बात रख रहा हूं, इसको जरूर प्रमुखता से उठाइए और पूछिए कि ये कैसे ओमिशन है, गलत फैक्ट्स देना, छुपाना। 3 कंपनी जिसमें 3 LLPs हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा बताते हैं पार्टनर है, वो है ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया IT पार्क LLP और तीसरी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। लेकिन यह भी सार्वजनिक है जानकारी, क्योंकि ये रिटर्न्स फाइल करते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। जो जानकारी सामने आई है और ये जनता ने उठाई है, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो इज द पार्टनर इन 5 LLPs, 5 में हैं। और 5 कौन सी हैं? 3 मैंने नाम ले लिए। एक है रियल अर्थ एस्टेट्स, जिसका पैन नंबर भी है हमारे पास, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इतना आवश्यक है, रियल अर्थ एस्टेट्स LLP, रॉबर्ट वाड्रा is a partner in this LLP as per the documents filed by him only. And दूसरी कंपनी है लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया LLP, इसका पैन नंबर भी है। मैंने आपको 3 जो उन्होंने हलफनामे में दी और 2 उसके बाद और कंपनी जो हैं वो आपके समक्ष रख दी हैं। क्या नहीं चाहिए गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने देश का जीजा जी बना दिया था अपने समय में, रॉबर्ट वाड्रा को? बताएं कि ये तथ्य जो हम उठा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं। ये जो जनता की आवाज आ रही है कि कब तक लूट खसोट करोगे, कब तक फरेब करोगे भारत की राजनीति में। और इसीलिए इन्हें बंटी बबली कहना गलत नहीं होगा। बंटी बबली आए हैं झूठी राजनीति करने, फरेब की राजनीति करने। और कानून से ऊपर अपने आप को कभी मत समझिएगा। कानून का हाथ जब पड़ता है, अच्छे अच्छों को उनकी हैसियत पता चल जाती है। अगर आप जनता का सम्मान करते हैं तो आपको तुरंत चाहिए कि आप जो प्रश्न हमने उठाए हैं रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, शेयर्स and 2 LLPs where Robert Vadra is a partner not having been disclosed in the affidavit filed by Priyanka Gandhi Vadra as is mandatory as per the Supreme Court judgment, and therefore it raises a very serious question. Now, coming to the last part. The last part is the outcome. Very responsibly, I must also state this. The first principle is no one is above the law of the country. The Supreme Court judgment is binding on all citizens and all institutions. The Gandhi Parivar is not above the law of the country or the constitution of our country. If what we have stated today with utmost responsibility on the basis of the documents that are irrefutable, the outcome can be only one. यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई अगर झूठी गलत जानकारी अपने हलफनामे में देता है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। केवल एक ही निष्कर्ष है, एंड दिस इज सीरियस। यह इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि यह गुमा किसी को नहीं होना चाहिए कि हम कानून से खिलवाड़ करेंगे, हम जनता को मूर्ख समझेंगे। जनता ही जनार्दन है और हम सब जानते हैं कि अभी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। देयर आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड अथॉरिटीज that have to examine the affidavit
and that is given under oath. Furnishing false information that is misleading under oath itself is a crime under the penal statutes of the country. And thus I say, आज जनता हिसाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता जो संविधान के प्रति है उसको यहां पे जाहिर किया है और इस उम्मीद से ये सवाल पूछे हैं कि गांधी परिवार के सदस्य संविधान का पालन करते हुए हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, जनता के जो प्रश्न है उसके उत्तर देंगे और ये दिखाएंगे कि उनकी नजर में संविधान की वही इज्जत है जो एक आम नागरिक की नजरों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। तो नकली गांधी परिवार खुद को संविधान से ऊपर समझता है, न्यायपालिका को झुकाने की कोशिश करता है और जनता को बेवकूफ़ बनाने की इच्छा रखता है। तमाम सवालों के साथ भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया पत्रकार वार्ता कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो अपना हलफनामा पेश किया है उसमें कई सारी बातों को, कई सारे तथ्यों को उन्होंने छुपाया है। ट्रस्ट में वो कई सारे ट्रस्ट में सदस्य हैं लेकिन उसकी जानकारी उन्होंने हलफनामे में नहीं दी है। साथ ही साथ उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हुए साफ तौर पर कहा कि गांधी परिवार का संरक्षण उनको प्राप्त है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नकली गांधी परिवार है वो खुद को संविधान से किस तरह से ऊपर समझ रहा है और जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये तमाम हलफनामे में बातें छुपाने का काम किया है उसके मुताबिक उन्हें चुनाव लड़ने का ही कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है जिसके साथ छल करने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।